इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे कैलाश विजयवर्गीय, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा के। आप हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के आप प्रभारी भी थे। इसके अलावा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष के भी कई नेता मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका स्वागत करते हुए ममता बनर्जी की ओर से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने की ये बीजेपी की साजिश है। हम छींक भी देते हैं तो ये कोर्ट चले जाते हैं। क्या कहना है उनके इस जवाब पर आपका? देखिए चित्रा जी, बंगाल के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं। वहां ममता जी को भारत के संविधान पर भी विश्वास नहीं, भारत के संविधान की व्यवस्थाओं पर भी विश्वास नहीं है, और इसीलिए वहां पर एक नेक्सस काम कर रहा है अपराधियों का, पुलिस का और राजनीतिक लोगों का। ये नेक्सस ने पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले रखा है। वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां आदमी अपनी आवाज खोल नहीं सकता। यदि वो आवाज बोलेगा, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि वहां के पत्रकारों की हिम्मत भी नहीं लोकल की कि वो अपने अखबार में छाप सके, क्योंकि वहां इतना ज्यादा टेरराइज किया जाता है कि सही बात सामने ही नहीं आ पाती है। और इसलिए जो शुभेंदु दा ने भी कहा है कि एसआईटी, ये तो सब उनसे मिले हुए लोग हैं, एसआईटी पे कोई विश्वास नहीं। जो ममता जी रिपोर्ट बनाकर देगी वो एसआईटी दे देगी। और इसलिए वहां की पुलिस, वहां के अपराधी तत्व, राजनीतिक दलों का नेक्सस पूरी की पूरी समाज के ऊपर एक तरीके से कब्जा, अधिकार पूर्वक कब्जा कराए हुए। वहां डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए वो राज्य तरस रहा है, और ऐसी घटनाएं बहुत होती है वहां पर। मतलब ऐसा लगता है कि वहां पर लोगों के अंदर संवेदनशीलता है या नहीं। जिस तरीके से हत्या करते हैं, जिस तरीके से जिंदा जलाए जाते हैं, इस घटना के जब मैंने वीडियो देखा तो सच कह रहा हूं, मैं सो नहीं पाया। इतना खराब वीडियो था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बंगाल की स्थिति बहुत खराब है, और दुर्भाग्य से वह देश के सामने नहीं आ पा रही है। इस घटना के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको अपने मुख्य विषय में चुनकर आज बहस इस पे आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिणाम मूलक होना चाहिए, और राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी से जांच कराएं तो सही परिणाम नहीं आएगा, और इसलिए सीबीआई से जांच कराना चाहिए। एसआईटी से जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी खुद कल घटनास्थल पर जाएंगे, इसकी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि हम जांच कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। एसआईटी ममता जी जाने के बाद जो रिपोर्ट देगी ममता जी, वो एसआईटी ऐसी कैसी रिपोर्ट करेगी? वहां एसआईटी नाम की कोई चीज नहीं है। ये ममता जी के किचन कैबिनेट के वो अधिकारी हैं जो अपराधियों से साठगांठ करके और अब अच्छी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वहां पर अगर सच सामने आएगा जब सेंट्रल एजेंसी जांच करेगी। ममता बनर्जी का यह कहना है कि ये यूपी नहीं है, हाथरस का वो हवाला दे रही हैं, उन्नाव का तमाम दूसरी भी घटनाओं का, कि वहां पर जब हमारे प्रतिनिधिमंडल जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, लेकिन यहां पर आने से किसी को नहीं रोका गया। सब लोग फ्री हैं घटनास्थल तक जाने के लिए, और हम पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराएंगे। इसके साथ ही बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी वो मढ़ रही है। देखिए, घटना को लेकर बीजेपी बार बार अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करती है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उनके ऊपर आरोप लगाएं तो चलता है, पर गवर्नर एक संवैधानिक संस्था, उनके बारे में जिन शब्दों का एक मुख्यमंत्री उपयोग करता है, क्या उसको आप अच्छी बात कह सकते हैं क्या? गवर्नर के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग मुख्यमंत्री जी करती है, मैं समझता हूं कि ये संविधान का मजाक है। ये भारत के संविधान का एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से एक संविधान की धज्जियां उड़ाना है। गवर्नर जब भी कोई ऐसी संवैधानिक बात करते हैं, वो उनके खिलाफ कहीं प्रदर्शन कराती है, कि काले झंडे दिखाती है। वो तो बहादुर गवर्नर है कि जो टिके हुए हैं, और कोई होता तो वहां पर बैठ नहीं सकता। इस तरीके के हालात हैं वहां पर। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि बंगाल पूरी तरीके से अराजकता वाला प्रदेश हो गया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं और सामने आएगी। ये अभी शुरुआत है। लेकिन प्रचंड तरीके से जीतकर मई महीने में ही ममता बनर्जी, उन्होंने राज्य की कमान फिर से संभाली है। उनकी ओर से बार बार इस बारे में भरोसा भी दिया जा रहा है, लेकिन आपके ही बीजेपी के खेमे से राष्ट्रपति शासन को लेकर भी आवाजें उठने लगी हैं। अभी तो कुछ महीने पहले ही वो फिर से सत्ता में आकर लगातार उनकी ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी दरअसल राज्य को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही? और उन्होंने गुजरात राजस्थान का हवाला दिया, ये कहते हुए कि दरअसल इस तरह की घटनाएं तो इन बाकी दूसरे राज्यों में भी होती हैं। देखिए, दूसरे राज्य में घटना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, घटना किसी भी राज्य में हो सकती है, पर उसके बाद सरकार की भूमिका क्या है?
ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। अपराधी अपराध करते हैं पर उसके बाद सरकार की भूमिका पता नहीं, यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जो अपराध करता है उसको संरक्षण, वो सब लोग सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नेक्सस काम कर रहा है राजनीतिक दलों का, अधिकारियों का और अपराधियों का, जिन्होंने पूरे बंगाल पे कब्जा कर रखा है। वहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। सही, छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी। टीएमसी नेता की हत्या हो जाती है, जिसके बाद हिंसा भड़कती है और फिर 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, और यकीनन जो विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं वो टीवी चैनल पर अपने दर्शकों को हम दिखा भी नहीं सकते। अब ऐसे में आगे क्या? आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि एसआईटी पर हमें भरोसा नहीं है, गांव से लगातार पलायन जारी है, भारी तादाद में लोग गांव को छोड़कर, क्या आपको लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत यह आगजनी की गई और उसमें कौन से लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि अपराधियों को संरक्षण टीएमसी ने दे रखा है। अपराधी जब राजनीति में आ जाते हैं तो उनके आपस के भी संघर्ष होते हैं। उनके संघर्ष है स्मगलिंग के। वीरभूम एक ऐसा जिला है जहां पर स्मगलिंग होती है, और ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये स्मगलरों के बीच की लड़ाई है। उसमें सामान्य जनता पिस रही है। स्मगलर सब अलग अलग हो गए, पर एक सामान्य आदमी वहां पर बहुत ही इन लड़ाइयों में पिस रहा है। और इसलिए कुल मिलाकर अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह सरकार है, क्योंकि सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को राजनीति में उच्च स्थान पर बिठाया गया है। वीरभूम के जो जिलाध्यक्ष हैं वो स्वयं कई अपराधों में लिप्त हैं, और इसलिए वहां पर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भी हो सकती है और सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण भी देगी।